कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन में 2 या 3 सब क्वेश्चन होते हैं जी जी और हम 2 ही क्वेश्चन को एड्रेस कर पाते हैं और एक छूट जाता है क्योंकि जल्दी इतनी होती है लिखने की। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, 30 सेकंड 40 सेकंड दीजिए उस क्वेश्चन को। तो पहली बात तो जो पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो गैप है उसमें जी केवल आराम करना चाहिए। जी जी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए कि मैं ये पढ़ लूँ, मैं वो पढ़ लूँ, मैं ये देख लूँ। आप अगर डेली 30 मिनट हिंदी को दीजिए जी तो आराम से 105 110 नंबर आप ला सकते हैं, है ना? जी 50 to 60% क्वेश्चन तो सरल ही होते हैं जो आपको पता चल जाते हैं। जी बार बार उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी और जो कठिन क्वेश्चन है उसको A4 साइज में आप सीट में आप लिख लीजिए, जी ये वाला ये, ठीक है? आप हिम्मत मत हारिए, जी हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना राम, जी ठीक है? और भगवान पे भरोसा रखिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, जैसे कुछ लोगों का हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, जी अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन को और स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, यूपीपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और आज हमारे सामने आज के गेस्ट हैं प्रेम शंकर पांडे, जो सर यूपीपीसीएस में दूसरी रैंक के साथ एसडीएम की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है सर का। और सर की जर्नी काफ़ी स्ट्रांग रही है। सर से आज बहुत सारी चीज़ें जानने को मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आपसे हम बताना चाहेंगे कि सर इससे पहले एयरफोर्स में थे, उसके बाद सर ऑलरेडी आरओ यहाँ पर सचिवालय में कार्यरत हैं। सर ने हमारे लिए और आप लोगों के लिए टाइम निकाला है। अभी सर ऑफिस से भी आए हैं और सर का माध्यम हिंदी रहा है। सर ने कभी हार नहीं माना है। सो दोस्तों, आज हम बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को प्रेरित करने का मौका मिलेगा। सो सर, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियोज देख रहे हैं उनकी तरफ से भी स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल की है। थैंक यू भैया, थैंक यू। सर, आप तो टॉप कर ही लिए, मतलब एसडीएम बन ही गए। अब कैसा लग रहा है आप? बहुत आराम और क्या बोलते हैं, प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि एक मतलब यात्रा थी जो कि खत्म हो गई जी जी और दूसरी यात्रा की तरफ आगे बढ़ेंगे अब। जी। थोड़ा सा हम सर आपसे इंट्रो जानना चाहेंगे। थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कब एयरफोर्स ज्वाइन किए, कितने दिन, फिर इसके बाद ये यूपीपीसीएस में कब से प्रयास रहा? जी देखिए, ऐसा है कि जैसा सभी जानते हैं कि एयरफोर्स में तो बहुत अर्ली चले जाते हैं सब। जी तो इंटर करने के बाद मैं 2001 में एयरफोर्स में चला गया था, 17.5 साल की उम्र में, जी और 20 वर्ष वहाँ सेवा दिया। 2021 में रिटायर हुआ हूँ मार्च में, जी यानी 3 वर्ष होने वाले हैं। जी और एयरफोर्स में रहते हुए मैंने 2010 से लेकर 2015 तक जी 6 सालों में 4 मेंस लिखे यूपीएससी के। जी फिर 2018 से 2023 जब यूपीपीसीएस ने अपना पैटर्न बदल के यूपीएससी जैसा कर दिया, जी जी तो मेरे लिए भी लगा कि हाँ, इस तरफ आ सकते हैं। जी तो फिर 18 से मैंने यूपीपीसीएस देना शुरू किया, लगातार मेंस लिख रहा था। जी 2022 में इंटरव्यू दिया जी और 2023 में ईश्वर की दया से सफलता प्राप्त हुई। जी इससे पहले 2021 वाला जो समीक्षा अधिकारी हुआ था जी उसमें मेरा चयन हो गया था और पिछले 5 महीने से मैं यहीं सचिवालय में कार्यरत हूँ। नमस्कार साथियों, आप लोगों के साथ एक एक्साइटेड न्यूज़ शेयर करनी है। रेविड और कॉस्मोस पब्लिकेशन की यूपीपीसीएस और पेपर 5 और 6 के लिए महेश बड़माल और ये दिव्यसेन सिंह सर की यह बुक बहुत ही उपयोगी है, जिसे टॉपर्स ने परीक्षा उपयोगी स्वीकार किया है। इस बुक की चलिए हम विशेषता के बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों, इस पुस्तक के अंत में जो यूपीपीसीएस 2023 मुख्य परीक्षा के जो 5 मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर भी आपको इसमें दिया गया है। मुख्य परीक्षा के लिए आपके अधिक से अधिक प्रश्नों के अभ्यास जरूरी होता है, जिसको ध्यान में रखते हुए 150 मॉडल क्वेश्चन पेपर भी दिए गए हैं आपको। अधिक जानकारी के लिए रेविड यूट्यूब चैनल पर आप जाकर इसे देख सकते हैं। इस पुस्तक में संबंधित किसी भी समस्या समाधान के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिए, आप आसानी से सब कुछ जानकारी। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे सर, इसके लिए आपने कोई कोचिंग लिया था? अभी सेल्फ स्टडी से यहाँ तक पहुँचे? देखिए, पूरी जो जर्नी है इसमें लगभग ये सेल्फ स्टडी पर ही आधारित रही है। जी जी थोड़ा बहुत जैसे 2018 में जब यूपीपीसीएस तरफ आए थे तो अनअकैडमी से थोड़ा बहुत हेल्प ली थी। जी मुकेश कुमार जी एक टीचर हैं, बस उन्हीं से ली थी। 2018 से 20 तक जुड़ा था उससे। और जब अभी GS 5-6 आया था जी तो इसके लिए ध्येय कोचिंग में GS 5-6 मैंने पढ़ाई की थी। सर, थोड़ा सा अब हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं कि अब जिससे आखिरी मात्र 35 से 40 दिन बचे हैं प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर, तो इन आखिरी दिन में किस तरीके से क्या रणनीति होनी चाहिए और किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें? देखिए कि आप भी फॉर्म भरे होंगे। देखिए, जो सीरियस कैंडिडेट हैं जी उनकी तैयारी तो लगभग हो चुकी होगी, जी जी और उनके लिए भी और जो दूसरे लोग हैं, जी। मैं यही कहूँगा कि
अब आपके लिए मुझे लगता है 10 उस दिन और अगर आपको मॉक वगैरह देना है दे लीजिए, अदरवाइज फिर लास्ट का जो 20-25 दिन 1 महीना होता है उसमें केवल रिवीजन करना चाहिए और करंट अफेयर जो साल भर का हम देखते हैं उसको देखना चाहिए। कोई नई चीज़ पढ़ने से अच्छा है कि आप उन्हीं का रिवीजन करते रहें, क्योंकि जैसा मैं कहता हूँ कि आपको 100/100 नहीं लाना है ना, 60-70% में यहाँ काम हो जाता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। तो हमारा टारगेट वही होना चाहिए और वो आता है केवल रिवीजन से, है ना, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, सब कुछ है। तो अगले 1 महीने में मैं कहूँगा कि आप रिवाइज कीजिए, करंट अफेयर पे फोकस कीजिए और जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, जैसे कुछ लोगों का हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन को और स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कीजिए कि उसमें आपका स्ट्राइक रेट कम ना हो। थोड़ा सा आपसे हम सर जानना चाहेंगे, क्योंकि टॉपर से हर लोग जानना चाहते हैं कि आपने जो कौन से रिसोर्सेज फॉलो किया अपने पढ़ाई के स्टडी के दौरान, थोड़ा उसे बताइए जीएस के लिए, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इसके लिए सर। देखिए यूपीएससी की बात करूंगा नहीं मैं, यूपीपीसीएस क्योंकि उसे छोड़े हुए 8 साल हो गए, 9 साल। यूपीपीसीएस की अगर बात करें तो सबको पता है कि रिसोर्सेज क्या हैं। रिसोर्सेज वही हैं, जो रेफरेंस बुक्स हैं वो तो मैं पहले से पढ़ ही चुका था। घटना चक्र है, ठीक है, आपके अपने नोट्स हैं जो आपने अगर कुछ बनाए हैं तो। सर घटना चक्र सभी जो 8 सीरीज आती है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सभी बुकें? हाँ, घटना चक्र की मेंस के लिए सारी और प्री के लिए मैंने सोशियो इकोनॉमिक वाली जो है, आर्थिक वाली, वो कभी नहीं पढ़ी। तो यही है, घटना चक्र पे ही मेन फोकस रहा है और घटना चक्र का करंट अफेयर का जो कलेक्शन आता है वो भी अच्छा है। तो लगभग यही सब पढ़ते हैं, है ना। लेकिन आप आउटपुट कैसा देते हैं इस पे डिपेंड करता है कि आपने जो पढ़ा है उसको कितना आत्मसात किया है और आत्मसात करने के बाद आपने जो अपने अंदर मंथन किया है उस टॉपिक के ऊपर, तो उससे जो विचार जनरेट हुए हैं आपके, वो आप कितना एग्जाम में जाके लिख पाए हैं, ये मैटर करता है। सर हम जानना चाहेंगे जो घटना चक्र बुक है आपने अभी बताया रेफरेंस बुक के अलावा, इसको किस तरीके से पढ़ें, आपके क्या मतलब स्ट्रेटजी रही? कई बार ये होता है कि नीचे जो एनालिसिस रहता है, क्या उससे भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसके नीचे एनालिसिस रहता है? देखिए, अब प्री वाले की बात कर रहे हैं शायद, हाँ, पूर्वावलोकन। देखिए, जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप सब कुछ पढ़िए, उसमें देखिए छोड़ने वाली बात कुछ नहीं है। आप अगर आप जॉब में हैं तो ठीक है, आप सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर केवल इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1-2 बार तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए। उसके बाद क्या है कि जब आप आगे पढ़ रहे हैं तो होता क्या है कि 50-60% क्वेश्चन तो सरल ही होते हैं जो आपको पता चल जाते हैं, बार बार उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो कठिन क्वेश्चन है उसको A4 साइज में आप सीट में आप लिख लीजिए, ये वाला ये वाला ये वाला, तो अगली बार रिवीजन आपका अपने A4 सीट से कीजिए, पूर्वावलोकन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सर एक क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारा भी डाउट है, बहुत सारे छात्रों का भी कमेंट्स आता है, जैसे प्रीलिम्स एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 4 ऑप्शन रहते हैं, 2 ऑप्शन ऐसा लगता है कि ये नहीं होगा, लेकिन 2 में कन्फ्यूजन रहता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उसको स्ट्रांग डिसीजन कैसे ले, और क्या रिस्क लेना जरूरी है? देखिए, बहुत संक्षिप्त में बात करूंगा प्री के लिए। प्री रिसोर्सेज सब वही पढ़ रहे हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन आपको करने नहीं है। आप ये स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको 2 घंटे में आपके पास ये होना चाहिए कि आप जिन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं आता है उनको छूना ही नहीं चाहिए। एक बार देखिए, पता चल जाता है भैया मेरे लेवल का है कि नहीं है, आप उसको सीधा छोड़ दीजिए। 120 से 125 क्वेश्चन कीजिए जिसमें आपका स्ट्राइक रेट अच्छा हो। फर्स्ट राउंड कीजिए, 1 घंटे सवा घंटे में आप पूरा 1 से लेके 150 तक पढ़िए। जो आता है उसको टिक कर दीजिए, जो नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए उसी समय। इसके बाद इसको आप ब्लैक कर लीजिए, OMR शीट में भर लीजिए और उसके बाद आप सेकेंड राउंड में जो 40-50 मिनट बचा आपका, उसमें आप कोशिश कीजिए कि जो 50-50 तक है, एलिमिनेशन से निकल जा रहा है, आप उनको कीजिए, 1 to 1 उसको ब्लैक करते चलिए। और इतना भी करके आप प्री हमेशा निकाल सकते हैं। मैंने 6 यूपीएससी और 6 पीसीएस के मेंस अटेम्प्ट दिए हैं। इन 12 में मैंने 10 प्री क्वालिफाई किए हैं। वो इसी स्ट्रेटजी से किए हैं कि मैंने कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए नहीं हैं। आपको बताऊं तो मैंने 126 मैक्सिमम क्वेश्चन किए हैं और मिनिमम 112 क्वेश्चन किए हैं, है ना, और हर बार प्री निकला है। तो क्वेश्चन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आपने जो किया है वो आपको सफलता दिलाएगा। हाँ सर, अब हम मेंस के बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि मेंस के लिए जैसे GS 1 से लेकर GS 6 तक आपकी क्या रिसोर्सेज रहे, थोड़ा उसके बारे थोड़ा डिटेल में बताइए सर। तो रिसोर्सेज के बारे में देखिए, जैसे मैंने बताया कि सबको पता है, यूपी पीसीएस में वही रिसोर्स काम करते हैं, ठीक है। हाँ, ये कहूँगा कि अपने रिसोर्स को बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिसोर्सेज पे फोकस नहीं करना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि स्टैंडर्ड रिसोर्स हो जो पूरे सिलेबस को कवर करता हो, सारे टॉपिक्स हों उसमें, स्टैंडर्ड हो,
और उसका मल्टीपल रिवीजन कीजिए। जी जी। एक रिसोर्स रखिए, आप उसी का रिवीजन कीजिए। और सर जो यूपी पीसीएस में एक हिंदी का पेपर होता है मेंस में, तो हिंदी में मैक्सिमम नंबर लाने के चांस भी रहते हैं और उस कहीं ना कहीं वो भी रैंक डिसाइड करता है। तो हिंदी के पेपर को सर कैसे आपने किस तरीके से तैयारी उसकी की है, क्या रिसोर्सेज उसके लिए पढ़ा? देखिए, हिंदी में पहले मेरे नंबर 90 से कम रहते थे, जी जी लेकिन आरओ की तैयारी करने के बाद वो पिछली 2 बार से 105 के करीब आ रहे हैं। जी जी। तो कहीं न कहीं आरओ की तैयारी ने मुझे हिंदी का पेपर जो एस्से है और स्ट्रांग बनाया। हिंदी का जो अनिवार्य वाला पेपर है उसमें स्ट्रॉन्ग बनाया है और वहाँ पे नंबर गेन 20 नंबर के करीब हो गया मुझे। जी जी तो आप हिंदी को भी समय दीजिए, है ना? जी होता क्या है कि मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि हिंदी का कल पेपर है, आज पढ़ेंगे और कल जाके लिख देंगे। जी जी देखिए, इतना करने के बाद एक हिंदी माध्यम के छात्र को या किसी को भी 70, 80, 90 नंबर तो मिल ही जाते हैं, जी जी है ना? लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप डेली 20 मिनट या 30 मिनट डेली, जी है ना? जी। प्री का रिजल्ट आने के बाद और मेंस तक आप अगर डेली 30 मिनट हिंदी को दीजिए, जी तो आराम से 105, 110 नंबर आप ला सकते हैं, है ना? जी जी। और ये इतने नंबर आप जीएस के पेपरों में बढ़ाना चाहेंगे तो आपके नहीं बढ़ेंगे। तो कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट आपको हिंदी और एस्से दे सकते हैं, बनिस्बत कि आप उसके लिए पहले से प्रैक्टिस करके जाएँ, जी। पढ़ के जाएँ। जी, सर हिंदी के लिए क्या रिसोर्स पढ़े थे थोड़ा बताइए? देखिए साहब, हिंदी के लिए जो पीवाईक्यू है वो तो है ही है, जी। इसके अलावा मैंने हरदेव बाहरी की किताब पढ़ी थी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा था, बार-बार उसी को पढ़ा है। जी, सर थोड़ा-सा हम आपसे जानना चाहेंगे एक बात और कि जैसे मान लीजिए जब मेंस का पेपर होता है, सुबह की मीटिंग में जीएस 1 होता है, जीएस 1 के लिए तो मान लीजिए जब सुबह की मीटिंग में हम पढ़ कर आते हैं, घर से तैयार करके आते हैं, लेकिन जब सेकंड मीटिंग में पेपर होता है, तो 2 घंटे का समय रहता है, उससे भी कम मिलता है। लेकिन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है सर, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें और कैसे सारी चीज़ों को टॉपिक वाइज़ रिवाइज़ कर लें उतने समय में? आप किस तरीके से सेकंड मीटिंग के लिए प्रिपेयर होते थे? सबसे पहली बात तो जो पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो गैप है, उसमें जी। केवल आराम करना चाहिए। जी, जी। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए कि मैं ये पढ़ लूँ, मैं वो पढ़ लूँ, मैं ये देख लूँ, जी, जी। क्योंकि अगर आपने पिछले से 1 साल में मेहनत नहीं की है, तो आप वहाँ 2 घंटे में कुछ कर नहीं पाएँगे। जी, जी। तो उसमें केवल और केवल ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं सहज रहूँ जी। और शांत रहूँ। होता क्या है कि अब आपका पेपर 1 खराब हो गया, जी। उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है पेपर 2 पे। जी, जी। पेपर 1 अच्छा हो गया, जी। तो पेपर 2 में हो सकता है आप थोड़ा-सा गड़बड़ कर दें। जी। सीधी-सी बात है कि 2 घंटे का गैप है, वो आराम करने के लिए दिया गया है, केवल आराम करना चाहिए, मेरा अपना मानना है। जी, जी। कुछ रिवीजन करके उस समय आप क्या कर लेंगे? जी। आप अपने आप को परेशान करेंगे। मैंने कभी नहीं रिवीजन किया। उस 2 घंटे में मैं अपना जूस-वूस, केला-वेला खा के काम चलाता था जी, जी। और बस काम खत्म। जी। सर जो एसे राइटिंग का पेपर होता है, तो उससे हम जानना चाहेंगे कि आप पैराग्राफ में लिखना बेटर होता है? कि एक स्टूडेंट ही कमेंट किया था कि या फिर पॉइंट वाइज़ हेडिंग डालकर लिखें, किस तरीके से बेस्ट होता है? और आपने देखिए तो कई बार लगभग 10 टाइम आपने मेंस लिखा है यूपीएससी और यूपीपीसीएस में। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो क्वेश्चन होता है, वो खुद बताता है कि मुझे कैसे लिखना है। जी, जी। तो जो क्वेश्चन की डिमांड हो, उसके अनुसार लिखिए। ज़बरदस्ती किसी क्वेश्चन को बुलेट्स बना देना, फ्लो चार्ट बना देना, ये सब मुझे नहीं लगता ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन की अपनी एक डिमांड होती है, उसी डिमांड के अनुसार वो क्वेश्चन लिखा जाना जी। चाहिए। और सर हिंदी माध्यम आपका रहा है, तो हिंदी माध्यम में एक बेस्ट आंसर लिखने की क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? और जिससे लोगों से अलग हो, ज़्यादा मार्क्स मिले? कुछ तो सर आप अलग किए होंगे, थोड़ा-सा सर कुछ कीज पॉइंट बताइए। अपने आंसर को देखिए, कैसे आंसर्स क्या होते हैं ना कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उसकी जी। पूरी डिमांड पूरी होनी जी, चाहिए। जी। कभी-कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन में 2 या 3 सब क्वेश्चन होते हैं जी, जी। और हम 2 ही क्वेश्चन को एड्रेस कर पाते हैं और एक छूट जाता है, क्योंकि जल्दी इतनी होती है लिखने की। जी। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, 30 सेकंड, 40 सेकंड दीजिए उस क्वेश्चन को और उसके बाद आप ये देखिए कि उसमें कितनी हेडिंग बन रही जी। है ना? जी। यानी उस क्वेश्चन के कितने सब पार्ट हैं। जी। उन सभी पार्ट्स को आप अच्छे से एड्रेस कीजिए। जी। आप 2 पॉइंट लिख पा रहे हैं, 3 पॉइंट लिख पा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। जी। वो पर्टिकुलर सब जो क्वेश्चन है वो एड्रेस होना चाहिए। जी, जी। उसके बाद एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन। जी। कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक हो जी। और आप कोशिश कीजिए कि कंक्लूजन में कुछ कमिटीज अगर याद आ जाए आप तो डाल दीजिए। जी। इंट्रोडक्शन को कोशिश कीजिए कि करंट से जोड़ने की कोशिश कीजिए कि जो टॉपिक है क्या उससे संबंधित कोई काम, कोई चीज़ आपको करंट की याद आ रही है, जी। तो तो इंट्रोडक्शन को उससे आप जोड़ करके लिखने का प्रयास करिए और बहुत बैलेंस्ड आंसर लिखिए। बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करना भी ज़रूरी नहीं है जी। और जैसे आजकल 8 नंबर में 2 पेज और 12 नंबर में जो है 3 पेज मिलते हैं, जी। उतना सफिशिएंट है और उतना लिखना चाहिए। जी। हाँ सर, थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि कोई यूट्यूब चैनल या टेस्ट सीरीज या फिर वेबसाइट, हमारे साथ बहुत सारे हज़ारों छात्र ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन्हें सजेशन देना चाहेंगे जो आपको हेल्प मिला है प्रिपरेशन में? देखिए,
जो इतने ढेर सारे परीक्षार्थी हैं, दे रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, सब अलग अलग हैं, जी सबको कुछ अलग। मैं दुकान में जाऊंगा तो ऐसा नहीं कि उस दुकान से सभी एक ही रंग के, एक ही डिजाइन के कपड़े खरीद के आते हैं। नहीं, सबकी अलग सबकी अलग पसंद होती है, अलग समझ होती है। जी। तो मैं अपनी अगर केवल बात करूं जी। तो डेली एडिटोरियल के नाम पे मैंने ओनली आईएएस को सुना है, जी, सुमित क्योंकि वो कम समय में जी, अच्छा सब कुछ कवर कर देते हैं। जी, इसके अलावा वर्ल्ड अफेयर एक चैनल है, जिससे जी। आईआर बहुत मजबूत हो जाता है। 6-6 8-8 मिनट के वीडियो आते हैं उसमें। जी, डेली हाँ, ये डेली आते हैं उसमें। जी। डेली का दिन में कभी-कभी 1-2 भी आ जाते हैं। लेकिन वो इतना मतलब आपको अवेयर रखता है जी। दुनिया से। जी, तो ये 2 यूट्यूब चैनल मैंने देखे हैं। बाकी टेलीग्राम में 2-4 थे, उसमें ऐसे ही रैंडम कुछ न्यूज़ क्लिप्स विप्स आती रहती हैं, वो सब देखता रहता था। और सर बाकी सब बुक्स और यही सब सर है। बस 2 मिनट समय और लेंगे, 1 मिनट। जैसे अभी कल हमने सेमिनार आपका अटेंड कर रहा था, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने मिली। लेकिन कैसे 4 घंटे में स्टूडेंट्स कहीं न कहीं मतलब टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। तो बहुत सारे भाइयों का कहना है कि पुलिस वाले भाई हम लोग हैं, कैसे हम अपनी तैयारी करें और लिमिटेड समय में। तो आप किस तरीके से 4 घंटे में और यहाँ तक पहुँचे फाइनली, वो भी टॉपर रैंक पे? एक उस दिन भी मैंने बोला था कि 4 घंटे मैंने पढ़ाई की है, तो 12 घंटे जॉब में था मैं। जी, जी। तो ऐसा नहीं कि मतलब जो जॉब में नहीं है वो भी 4 घंटे पढ़ के बन जाएंगे। जी, जी। ठीक है, समय देना पड़ता है, समय लगता है। जी। हाँ, ये है कि 4 घंटे देता था तो समय मुझे लग गया, देखिए वर्षों में समय लग गए जी। सफल होने में। जी, जी। मेन चीज़ ये है कि जो जॉब में है, मैं ये कहूँगा कि देखिए जब आप जॉब में आ जाते हैं ना, तो आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि भाई अब इस लेवल से तो नीचे नहीं जाऊँगा ना, इससे ऊपर ही उठूँगा। यानी मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा जहाँ है। जी, तो आपको ये भाव आना चाहिए कि माफ़ कीजिएगा, जी, कोई बात कि सबसे पहले बात आप जिस स्थिति में हैं उससे संतुष्ट हो जाएं। जी। जब आप संतुष्ट होंगे तो तनाव मुक्त होंगे, और तनाव मुक्त होंगे तो जो भी आप समय देंगे वो क्वालिटी टाइम होगा। जी। आपके द्वारा 2 घंटे 3 घंटे में पढ़ी हुई चीज़ें जी। आप उसको अच्छे से ग्रैस्प कर पाएंगे, जी। और अच्छे से उसको आप सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि कई बार स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लगाते समय डिमोटिवेट हो जाते हैं, और जिसे सफलता नहीं मिलती हो तो कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट भी हो जाते हैं और परेशान होते हैं। तो उनको कंटिन्यूसली और रेगुलरिटी कैसे बनाए रखें, थोड़ा उसके लिए बताइए, और कोई मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लाइनों के साथ अपनी बातों को समाप्त करें। देखिए मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ ठीक है, जी। लेकिन ये है कि मोटिवेशन और डिमोटिवेशन ऐसा है, देखिए कि आप कुछ पाना चाहते हैं, जी, जी, उसको पाना ही मोटिवेशन जी, है ना। जी, अब मैं कुछ बोल दूं और आप यहाँ पे इंस्पायर्ड हो जाएं, वो इंस्पिरेशन आधे घंटे 1 घंटे आपके साथ जी, रहेगी, है ना। जी, आप अंदर से लाइए ना कि भाई मुझे वो चीज़ पानी है, जी, मुझे अपने घर के हालात ठीक करने हैं, जी, मुझे उस पद को प्राप्त करना है, जी, या अपने जीवन में इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। जी, वही मोटिवेशन है। मोटिवेशन बाहर ढूंढने से क्या होगा जी। भाई। मोटिवेशन GS4 के सब स्टूडेंट हैं, सब जानते हैं कि इमोशन है, इमोशन अंदर से आता है तो आप कोशिश कीजिए कि मोटिवेशन अंदर से लाइए, है ना। जो आपने डिसाइड किया है उस पे लगे रहिए। रही बात आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग मेरा अपना मानना है कि उतनी ही ज़रूरी है जिसमें आप 2 घंटे 45 मिनट में 20 क्वेश्चन लिख पाएँ, और 4 दिन तक लगातार सुबह शाम बैठ करके लिख सकें। इतना स्टेमिना और इतनी क्षमता अगर आपके अंदर है जी। तो आंसर राइटिंग की उसके बाद मुझे नहीं लगता बहुत ज़रूरत है। जी। सर कोई मोटिवेशन इंस्पिरेशन लाइन से मोटिवेशन अपनी मैंने बात दे ही दिया, इंस्पिरेशन लाइन कुछ नहीं है। जी, इतना ही कहूँगा कि GIC प्रयागराज में जब मैं था जी, तो वहाँ लिखा हुआ था जी, हमारे प्रेयर स्थल पे ही, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जी, ठीक है, आप हिम्मत मत हारिए, जी, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। जी। ठीक है, और भगवान पे भरोसा रखिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे स्टूडेंट्स छात्रों को मार्गदर्शन करने के लिए। मैं एक बार फिर से मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं और भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, सर ने एक एक चीज़ें प्री मेंस और कैसे पेपर लिखें, आंसर राइटिंग कैसे करें, ऐसे के बारे में भी आपको बताया, फ्लो में लिखें कैसे लिखें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।